आज 11वीं की सामान्य हिंदी फिर स्टार्ट हो रही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर तक हो गया था। आगे खंड जो खा है और खंड का गद्य छोड़ के काव्य पूरा हो गया है। अब कथा साहित्य पे चलते हैं। पहले भूमिका देख लेते हैं। देखिए, कहानी को गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा माना जाता है। हिंदी साहित्य में कहानी के अन्य नाम जैसे गल्प भी कहते हैं, गल्प, आख्यायिका भी कहते हैं, लघु कथा भी आदि भी प्रचलित है। आख्यायिका, गल्प, लघु कथा। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी के हिंदी पर्याय के रूप में कहानी नाम ही सामान्य रूप से स्वीकृत है। शॉर्ट स्टोरी। मानव सृष्टि के विकास के साथ साथ कहानी का विकास भी हुआ। कहानी कहना सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों में से एक है। आरंभ में मनोरंजन और आत्मबल में वृद्धि के लिए कहानी कही सुनी जाती थी। बाद में व्यक्ति और समाज के महत्वपूर्ण अनुभवों को प्रकट करने के लिए तथा नीति और उपदेश, सामाजिक सुधार, बाह्य एवं आंतरिक अनुभूतियों आदि की अभिव्यक्ति के लिए भी कहानी को माध्यम बनाया गया। कहानी वर्णनात्मक होती है और इसी विशेषता के कारण यह अत्यंत प्रभावशाली विधा रही है। कहानी की परिभाषा। देखिए, कहानी के लक्षण और परिभाषा के संबंध में विचारकों के अलग अलग मत हैं। प्रेमचंद के अनुसार कहानी ऐसा उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। कहानी ऐसा उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल और बेल बूटे सजे हुए हों, बल्कि वह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी, जैसे सारे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लेकर क्षिप्त प्रगति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में परिवर्तित होने वाली गद्य विधा कहानी है। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लेकर क्षिप्त प्रगति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में परिवर्तित होने वाली गद्य विधा कहानी है। एडगर एलन पो का अभिमत है। एडगर एलन पो साहब कहते हैं, एडगर एलन पो का अभिमत है कि कहानी एक निश्चित प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है जिसके पढ़ने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। ये एडगर एलन पो का अभिमत है। निश्चित प्रकार का एक वर्णनात्मक गद्य है जिसके पढ़ने में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय लगता है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि कहानी एक स्वतःपूर्ण ऐसी रचना है जिसमें एक तथ्य या प्रभाव की अग्रसर करने वाली व्यक्ति केंद्रित घटना या घटनाओं का आवश्यक उत्थान और मोड़ के साथ पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने का वर्णन हो। अब इन परिभाषाओं के आधार पर कहानी के लक्षण इस तरीके से कहे जा सकते हैं, जैसे कहानी एक ही विषय का प्रस्तुतिकरण होता है तथा उसमें संवेदनात्मक अभिन्नित होती है। मानवीय संवेदनाओं, अनुभूतियों तथा तथ्यों की रोचक व्यंजना होती है। मानवीय संवेदनाओं, अनुभूतियों एवं तथ्यों की रोचक व्यंजना होती है। वस्तु तत्व यानी चरित्र, घटनाएं, कथानक। वस्तु तत्व का आकार लघु होता है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। मनोरंजन के साथ साथ जीवन की शाश्वत समस्याओं का प्रकाशन भी कहानी का लक्ष्य है। कहानी के तत्व। देखिए, कहानी के तत्वों के विषय में विद्वानों में मैतक नहीं है। कुछ विद्वानों ने कहानी के 5 तत्व स्वीकार किए हैं। कुछ के अनुसार कहानी के 6 तत्व होने चाहिए और कुछ के अनुसार इनकी संख्या 8 होनी बताई गई है। मुख्य रूप से कहानी के 6 तत्व स्वीकार किए जा सकते हैं। शेष तत्वों का समावेश भी इन्हीं के अंतर्गत हो जाता है। कहानी के ये 6 तत्व इस प्रकार हैं, जैसे कथा वस्तु अथवा कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, कथा वस्तु अथवा कथानक, संवाद अथवा कथोपकथन, भाषा शैली, कथा वस्तु अथवा कथानक है, पात्र और चरित्र चित्रण है, संवाद अथवा कथोपकथन है,
पात्र शैली है, भाषा शैली है, पात्र शैली बता रहे हैं। भाषा शैली देश काल और वातावरण है। और छठवां जो उद्देश्य है वो छठवां जो वो है तत्व, वो उद्देश्य कथा वस्तु अथवा कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद अथवा कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और वातावरण और उद्देश्य। कुछ विद्वानों ने कहानी के शीर्षक को भी एक पृथक तत्व माना है, किंतु हमारे विचार से शीर्षक कथानक का ही एक अंग है। कहानी के उपयुक्त प्रमुख तत्वों का विवेचन इस प्रकार है। कथा वस्तु मान लो, जिसे जिस घटनाक्रम या कथा के आधार पर कहानी की रचना की जाती है उसे उस कहानी की कथा वस्तु कहा जाता है। कथा वस्तु की श्रेष्ठता का आधार उसके संक्षिप्तता, सरलता, सरसता, गठन संबंधी सुसंबद्धता, जिज्ञासा मूलकता, प्रभाव उत्पादकता, शीर्षक आदि गुणों को बताया जाता है। संक्षिप्तता, सरलता, सरसता, गठन संबंधी सुसंबद्धता, जिज्ञासा मूलकता, प्रभाव उत्पादकता, शीर्षक आदि गुणों को बताया जाता है। कथा वस्तु की श्रेष्ठता संपूर्ण कहानी को श्रेष्ठ बनाने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त कहानी का उपयुक्त शीर्षक भी कथा वस्तु के प्रभाव एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। किसी कहानी के विकास क्रम के 4 आधार सुनिश्चित किए गए हैं: आरंभ, मध्य, चरम सीमा और कहानी का अंत। आरंभ, मध्य, चरम सीमा, कहानी का अंत। विकास क्रम की सुसंबद्धता की कहानी का सुसंगठन कहलाती है। विकास क्रम की सुसंबद्धता ही कहानी का सुसंगठन कहलाती है। कहानियों की कथा वस्तु को कहानी कला के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कहानियों की कथा वस्तु को कहानी कला के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये वर्ग हैं जैसे घटना प्रधान कथा वस्तु, चरित्र प्रधान कथा वस्तु, भाव प्रधान कथा वस्तु, वातावरण या दृश्य प्रधान कथा वस्तु। घटना प्रधान कथा वस्तु, चरित्र प्रधान कथा वस्तु, भाव प्रधान कथा वस्तु, वातावरण या दृश्य प्रधान कथा वस्तु। अब दूसरा जो तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, कहानी की रचना पात्रों, उनके जीवन की घटनाओं, उनके विचारों और भावनाओं आदि के आधार पर की जाती है। कहानी का आकार छोटा होता है, इसीलिए इसमें पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही कहानीकार को विभिन्न पात्रों की स्थिति के अनुसार उनकी चारित्रिक विशेषताओं के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। कहानी के पात्रों को उनकी स्थिति के अनुसार रूपों में से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे मुख्य पात्र और गौड़ पात्र। कहानी के पात्र कोई भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे मुख्य पात्र और गौड़ पात्र, ऐतिहासिक पात्र और काल्पनिक पात्र, स्थिर पात्र और गतिशील पात्र, व्यक्ति पात्र और वर्ग पात्र, मुख्य पात्र और गौड़ पात्र, ऐतिहासिक पात्र और काल्पनिक पात्र, स्थिर पात्र और गतिशील पात्र, व्यक्ति पात्र और वर्ग पात्र। अब तीसरा तत्व आता है संवाद अथवा कथोपकथन। देखिए, कहानी के पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन या संवाद की संज्ञा दी जाती है। कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरल, सरस, गतिपूर्ण तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करने वाले होने चाहिए। कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरस, गतिपूर्ण तथा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करने वाले होने चाहिए। स्वागत और लंबे संवाद कहानी को नीरस बना देते हैं। चौथा है तत्व भाषा शैली। देखिए, भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सर्व प्रमुख माध्यम है। भाषा के अभाव में कहानी की रचना कर पाना असंभव है। कहानीकार को कहानी में देश काल, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कहानी को सार्वजनिक बनाने के लिए भाषा का जनसामान्य ही समझ में आने योग्य होना आवश्यक है। लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाते हैं, अतः इन्हें कहानी की भाषा में उचित स्थान मिलना चाहिए। अभिव्यक्ति को सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए लोक प्रचलित शब्दों को भी कहानी की भाषा में स्थान दिया जा सकता है। किसी भी रचना की शैली रचनाकार के व्यक्तित्व के अनुरूप होती है, अतः इस संसार में जितने भी कहानीकार हैं स्वाभाविक रूप से उतनी ही शैलियाँ भी होंगी, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के समान कभी नहीं हो सकता। अध्ययन की सुविधा के लिए वर्णनात्मक कह सकते हो, विवरणात्मक कह सकते हो,
आत्मकथात्मक कह सकते हो, अभिधात्मक कह सकते हो, लाक्षणिक कह सकते हो, व्यंग्यात्मक कह सकते हो, सूत्रात्मक कह सकते हो, व्याख्यात्मक कह सकते हो, आलोचनात्मक कह सकते हो, विवेचनात्मक कह सकते हो एवं हास्य विनोदापरक आदि कुछ प्रमुख शैलियाँ निश्चित कर ली गई हैं। कहानीकार अपने व्यक्तित्व और आवश्यकता के अनुरूप अपनी कहानी में इनका प्रयोग करते हैं। पांचवा तत्व है देश, काल एवं वातावरण। देखिए, व्यक्ति विशेष और घटना विशेष कहानी में वर्णित काल से संबंधित होते हैं। कहानी में जब किसी पात्र अथवा घटना का चित्रण देश और काल के आधार पर किया जाता है तभी वह प्रभावकारी बन पाती है। इसीलिए कथानक तथा उसमें निहित मूल संवेदना का उसके घटनाक्रम से संबंधित काल की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों से संबद्ध होना अनिवार्य है। निष्कर्षतः कहानी देश काल की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के आधार पर ही पाठकों पर अपना अभिष्ट प्रभाव छोड़ने में सक्षम हो सकती है। यद्यपि कहानी में कहानीकार को इतनी सुविधा प्राप्त नहीं होती कि वह लंबी चौड़ी भूमिका या पृष्ठभूमि के माध्यम से वातावरण का यथावत चित्र प्रस्तुत कर सके, तथापि यह अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए समुचित वातावरण की सृष्टि करता है। उद्देश्य, कहानी के तत्व जो है लास्ट 6वां उद्देश्य तत्व है उद्देश्य। मनुष्य का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे उसका कोई न कोई उद्देश्य निहित हो रहता है। कहानीकार भी कहानी की रचना किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर ही करता है। ये उद्देश्य कहानीकार के व्यक्तित्व और रुचि के अनुरूप होते हैं। कभी वह मनोरंजन के लिए कहानी की रचना करता है तो कभी लोक मंगल की साधना के लिए, कभी किसी सामाजिक विकृति के निराकरण के लिए, तो कभी किसी दार्शनिक गुत्थी को सुलझाने के लिए। तात्पर्य यह है कि कहानीकार अपनी रुचि और ज्ञान के अनुरूप पहले एक विषय और उद्देश्य का चयन करता है, तत्पश्चात अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह अन्य उपकरण खोज लेता है। उद्भव और विकास, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। देखिए, भारतवर्ष में कहानी का आरंभ वैदिक युग में ही हो गया था। ऋग्वेद के यम यमी, पुरुरवा उर्वशी, यम यमी और पुरुरवा उर्वशी आदि के संवाद, उपनिषदों के रूपात्मक व्याख्यान, नहुष ययाति आदि के उपाख्यान तथा ऋषि मुनियों की कथाएं भारतीय कहानी के प्राचीनतम रूप हैं। लौकिक संस्कृत में उपदेश और नीति प्रधान कथाओं का प्राचुर्य मिलता है। लौकिक संस्कृत में उपदेश और नीति प्रधान कथाओं का प्राचुर्य मिलता है। बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश आदि ग्रंथ तथा मुंज, भोज, विक्रमादित्य आदि के शौर्य और प्रणय की गाथाओं को लेकर रची गई रचनाएं कहानी के ही प्राचीन रूप हैं। कथा सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश, बृहत कथा मंजरी। संस्कृत के पश्चात पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं में बौद्ध और जैन धर्म संबंधी अनेकानेक कथाएं लिखी गई हैं। अपभ्रंश भाषाओं में ललित काव्यों तथा कथा काव्यों का लंबा इतिहास मिलता है। हिंदी में आधुनिक कहानी के उदय के पूर्व प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत की परंपरा में कथा साहित्य की रचना हुई और इसका आरंभिक रूप काव्यमय है। इस कथा साहित्य की एक परंपरा चारणों तथा अन्य कवियों द्वारा विकसित हुई, जिसमें ऐतिहासिक पौराणिक कथानकों में कल्पना का पुट देकर उनके नायकों के चरित्र श्रवण से पुण्य का लोभ दिखाया गया। कथा साहित्य की दूसरी परंपरा सूफियों द्वारा विकसित हुई। मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप, इंद्रावती आदि ऐसे ही प्रेम आख्यान काव्य। मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली, ज्ञानदीप, इंद्रावती आदि ऐसे ही प्रेम आख्यान काव्य। हिंदी कहानियों का तीसरा प्राचीन रूप किस्सा या वृत्तांत आदि के रूप में मिलता है। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाएं इस प्रकार की कहानियों से भरी पड़ी हैं। सिंहासन बत्तीसी,
बैताल पच्चीसी, माधवानल काम कंदला, माधवानल काम कंदला, राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, देवरानी जेठानी आदि इस प्रकार की कहानियाँ। इस प्रकार संस्कृत भाषा में कथा साहित्य की जो पद्धति प्रारंभ हुई वह किंचित परिवर्तन के साथ हिंदी में भारतेंदु तक चली आई। ये कहानियाँ कथा, आख्यायिका, वृत्तांत, वार्ता, किस्सा आदि अनेक रूपों में लिखी जाती रहीं। इनका कोई स्वरूप भी निर्धारित नहीं हो सकता। ये कहानियाँ या कथाएं गद्य पद्य दोनों माध्यमों से लिखी जाती थी। इनमें अप्राकृतिक तथा अति प्राकृतिक तत्वों का प्राधान्य रहता था। भूत प्रेत, पशु पक्षी आदि कथा के विकास में सहायक होते थे। घटनाएं नितांत अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक रहती थी। इनमें स्वाभाविकता का अभाव था। आधुनिक कहानी परंपरा और स्वरूप की दृष्टि से प्राचीन कहानी से भिन्न है। आज की कहानी का एक निश्चित लक्ष्य होता है। वह अस्वाभाविक घटनाओं और अतिमानवीय पात्रों का घटाटोप नहीं होती। आज की कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। वह जीवन में यथार्थ की प्रतिच्छाया है। वह आज अभिव्यक्ति का सर्वाधिक सशक्त माध्यम बन गई है। आज की कहानी मानव जीवन के किसी एक पक्ष अथवा घटना का सूक्ष्मता के साथ चित्रण करती है। इसका संबंध सामाजिक जीवन से होता है। वह यथार्थ को प्रस्तुत करती है। दूसरा है यूरोपीय कहानी का प्रभाव हिंदी कहानी पर प्रारंभ में बांग्ला कहानी के माध्यम से पड़ा। बांग्ला कहानी अमेरिका और यूरोप में आधुनिक कहानी का जन्म 19वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हो गया था। वहाँ के प्रारंभिक कहानी लेखकों में हॉफमैन, जैकब ग्रिम, हाथर्न, प्रो, ब्रेट हार्ट का नाम लिया जाता है। वहाँ के कहानी लेखक हैं जैसे हॉफमैन, जैकब ग्रिम, हाथर्न, पो, ब्रेट हार्ट आदि का नाम लिया जाता है। पो ने सर्वप्रथम कहानी का स्वरूप और उसके लक्षण निर्धारित किए। इसी समय रूस में गंगोल, तुर्गनेव आदि की कहानियां लिख रहे थे। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ एक प्रकार से द्विवेदी काल में हुआ। बांग्ला भाषा से संपर्क, नई शिक्षा पद्धति, सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन, गद्य के परिष्कार आदि के परिणाम स्वरूप इस नई विधा का सूत्रपात हुआ। सरस्वती, इंदु, सुदर्शन आदि पत्रिकाएं हिंदी कहानियों की जननी है। सरस्वती, इंदु, सुदर्शन आदि पत्रिकाएं। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है, इस पर विवाद है। इस संबंध में 7 कहानियों के नाम गिनाए जाते हैं, जैसे रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली। रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, गुलबहार, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित और पंडितानी तथा दुलाई वाली। रचना काल की दृष्टि से इनमें रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की जो है सबसे पुरानी है, किंतु कहानी कला की दृष्टि से उसको आधुनिक नहीं कहा जा सकता। इसकी रचना प्राचीन कथा पद्धति पर हुई है। कथानक, पात्र तथा भाषा सभी उसे प्राचीन कथाओं के निकट ले जाते। शेष 6 कहानियों में से किशोरीलाल गोस्वामी की जो इंदुमती प्रथम है, यह सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी। आरंभ में कुछ आलोचक इसे मौलिक कहानी नहीं मानते थे और इसे शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का रूपांतर प्रमाणित करते थे, जो इंदुमती थी। और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय अथवा बंग महिला की दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम कहानी मानते थे, किंतु अब यह स्पष्ट हो गया है कि इंदुमती ही मौलिक कहानी है, अतः यह हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी मानी जा सकती है।
द्विवेदी युग के बाद का समय हिंदी कहानी की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस समय से न केवल आधुनिक कहानी आरंभ होती है, अपितु कहानी की शिल्प विधि एवं रचना प्रक्रिया में भी प्रौढ़ता आती है। यह समय भारतीय इतिहास के जागरण का युग था। सामाजिक राजनीतिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों को धारणा एवं आर्थिक वैषम्य की परंपरा को छिन्न करने के लिए देश बद्ध परिकर था। हर क्षेत्र में नई क्रांति के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। देश की इस नव जागृति को कहानी के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है। द्विवेदी युग में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की कहानियां लिखी गईं। एक ओर संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं से कहानियों के अनुवाद हुए, तो दूसरी ओर जीवन की झांकी उपस्थित करने वाली आदर्शवादी और यथार्थवादी मौलिक कहानियों का भी सृजन हुआ। इस युग के प्रमुख कहानीकारों में किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा कुमार घोष, गोपाल राम गहमरी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के नाम उल्लेखनीय हैं। किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजा कुमार घोष, गोपाल राम गहमरी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद के नाम उल्लेखनीय। इनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक आदि सभी विषयों पर कहानियां लिखी गईं। इस काल में घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान तथा भाव प्रधान कहानियों की अधिकता रही है। शैली की दृष्टि से इस समय आत्मकथात्मक से लेकर स्वप्न शैली तक में कहानियां लिखी गई हैं। कहानीकारों में पार्वती नंदन, सूर्य नारायण दीक्षित तथा रूप नारायण मुख्य हैं। पार्वती नंदन, सूर्य नारायण दीक्षित तथा रूप नारायण मुख्य हैं। गदाधर सिंह ने कादंबरी का, जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने हर्षचरित और रत्नावली का तथा सूर्य नारायण दीक्षित ने जैमिनी कुमार का अनुवाद किया। गदाधर सिंह ने कादंबरी का, जगन्नाथ प्रसाद त्रिपाठी ने हर्षचरित और रत्नावली का, सूर्य नारायण दीक्षित ने जैमिनी कुमार का अनुवाद किया। बांग्ला की कहानियों का अनुवाद पार्वती नंदन, बंग महिला आदि ने प्रस्तुत किया। बांग्ला की कहानियों का अनुवाद पार्वती नंदन, बंग महिला आदि ने प्रस्तुत किया। मौलिक कहानीकारों में किशोरीलाल ने सामाजिक कहानियां लिखी। चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार इनके कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों पर जासूसी उपन्यासों का प्रभाव देखा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल मूलतः निबंधकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने 11 वर्ष का समय नामक एक कहानी भी लिखी। इसी समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ कहानियां लिखी जो सरस्वती के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुई। स्वर्ण की झलक इनकी प्रसिद्ध कहानी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ कहानियां लिखी जो सरस्वती पत्रिका के विभिन्न अंकों में प्रकाशित हुई। स्वर्ण की झलक इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इस समय की जासूसी कहानियां लिखने वालों में गोपाल राम गहमरी अग्रणी हैं। जासूसी कहानियां लिखने वालों में गोपाल राम गहमरी अग्रणी हैं। त्रिवेणी, तीन तहकीकात तथा गल्प पंचक, त्रिवेणी, तीन तहकीकात तथा गल्प पंचक इनके कहानी संग्रह हैं। इन कहानियों में उपदेश की प्रवृत्ति पाई जाती है। उपदेश की प्रवृत्ति। द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में हिंदी कहानी का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। इसमें कहानी कला का परिष्कार, शिल्प में प्रौढ़ता और घटनाओं की अपेक्षा चरित्र को महत्व मिला है। गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, गुलेरी जी की इसी समय सरस्वती में छपी। इसके पश्चात उनकी दो अन्य कहानियां सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा भी प्रकाश में आई। उसने कहा था कहानी कलात्मक प्रौढ़ता, नए शिल्प, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण आदि की दृष्टि में अपने समय तक की सर्वोत्कृष्ट कहानी है। चतुरसेन शास्त्री इस युग के अंतिम चरण के कहानीकार हैं। रजकड़, अच्छत, बाहर भीतर, दुखवा मैं काशी कहूँ। रजकड़, अच्छत, बाहर भीतर,
दुखवा मैं कासे कहूँ आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियाँ सामाजिक यथार्थ को लेकर चली हैं। प्रसाद और प्रेमचंद्र ने भी इसी समय हिंदी कहानी जगत में प्रवेश किया। सन 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन हुआ। 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन हुआ और उसी वर्ष प्रसाद की पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उसके बाद प्रसाद जी इंदु तथा अन्य पत्रिकाओं में निरंतर कहानियां लिखते रहे। ये कहानियां 5 संग्रहों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल में संकलित है। उनके कहानियों के कितने संग्रह हैं? 5। 5 छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। प्रसाद जी की कहानियों की पृष्ठभूमि सांस्कृतिक है, जिसमें भावुकता, कल्पना और रोमांस का समन्वय मिलता है। ये प्रेम के उन्मुक्त रूप के पक्षधर थे। इनकी कहानियों में प्रेम के विविध पक्ष और नारी चरित्र के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी का नाटककार रूप भी इनकी कहानियों में देखा जा सकता है। आकाशदीप पुरस्कार आदि कहानियों में नाटकीय संवादों और अभिनयात्मक पद्धति के से पात्रों के चरित्र विकसित होते हैं। इनकी कहानियों की भाषा संस्कृत निष्ठ और काव्यात्मक है। भारतीय संस्कृति के परिवेश में लिखी गई इनकी कहानियां आदर्शवादी वर्ग में आती हैं। हिंदी में प्रेमचंद की पहली कहानी सौत थी। कौन थी? सौत। सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में छपी थी सौत। प्रसाद ने 1911 में छाप दी थी ग्राम। यद्यपि उसके पूर्व ये धनपत राय और नवाब राय के नाम से उर्दू में कई कहानियां लिख चुके थे। धनपत राय और नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी कई कहानियां लिख चुके थे, लेकिन तब उर्दू में लिखते थे। सौत हिंदी में लिखी गई 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। सन 1926 ईस्वी तक इन्होंने लगभग 300 कहानियों की रचना की थी। 300 कहानियों की, जो हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं जैसे सरस्वती में, माया में, जागरण में, मर्यादा में, माधुरी में, हंस में, विशाल, भारत आदि में छपती रही। प्रेमचंद अपने युग के श्रेष्ठतम कहानीकार थे। इन्होंने हिंदी कहानी को विस्तृत आयाम दिया और कहानी को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर जीवन से जोड़ा। कथानक के आधार पर इनकी कहानियों के 3 वर्ग बनाए जा सकते हैं: घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। इन्होंने अपने समय तक प्रचलित सभी शैलियों की अपनाया और सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक आदि सभी विषयों पर कहानियां लिखी। प्रेमचंद्र की प्रारंभिक कहानियों में घटनाओं को प्रधानता है। दूसरे चरण की कहानियों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं को उठाकर उनका आदर्शमूलक समाधान खोजने की चेष्टा की गई है। अंतिम चरण में वे अधिक यथार्थवादी हो गए। प्रेमचंद ने अपने युग के कहानीकारों को व्यापक रूप में प्रेरित और प्रभावित किया। परिवर्ती युग के भी अनेक कहानीकार इनकी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह इस युग के आदर्शवादी कहानीकार हैं। कानों में कंगना इनकी प्रसिद्ध कहानी है। विशंभरनाथ और ज्वाला दत्त शर्मा भी इसी युग के कहानीकार हैं। विशंभरनाथ की कहानियों का एक संग्रह है घूंघट वाली। विशंभरनाथ ने नारी जीवन के विभिन्न पक्षों को अपनी कहानी में उद्घाटित किया। शर्मा जी भी प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर प्रबल कुठाराघात किया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। वृंदावन लाल वर्मा इस युग के ऐतिहासिक कथाकार हैं। इनकी कहानियों में बुंदेलखंड का जीवन उभर कर आया है। राखी, कलाकार का दंड, युद्ध के मोर्चों से आदि इनकी लोकप्रिय कहानियां हैं। किसकी? वृंदावन वर्मा। ये ऐतिहासिक कथाकार हैं। जीपी श्रीवास्तव की कहानियां हास्य व्यंग की शैली में लिखी गई। जीपी श्रीवास्तव, लंबी दाढ़ी इनकी अच्छी कहानियों का संग्रह है।
द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी कहानी में शिल्प एवं विषय दोनों दृष्टियों से परिवर्तन हुए। सामयिक, राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों ने हिंदी कहानी को भी प्रभावित किया। राजनीति के क्षेत्र में यह समय अत्यंत कोलाहल एवं अशांति का था। गांधी जी के नेतृत्व में एक ओर तो स्वाधीनता आंदोलन प्रबल होता जा रहा था और दूसरी ओर सरकारी दमन। 1914 और 19 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ा। सन 1930 ईस्वी की गोलमेज परिषद, सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडलियों द्वारा त्यागपत्र, द्वितीय विश्व युद्ध, सन 1942 ईस्वी की जनक्रांति और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का स्वाधीन होना, इन घटनाओं की पृष्ठभूमि में हिंदी कहानी का स्वरूप परिवर्तन स्वाभाविक था। फलता घुटन, निराशा, कुंठा का सुर कहानी में आ गया। इस समय सामाजिक युगबोध और यथार्थपरक कहानियां लिखी गईं। कुछ कहानियां आत्मपरक दृष्टिकोण को भी लेकर लिखी गईं। इस युग की कहानियां कथानक की दृष्टि से दो प्रकार की हैं: स्थूल कथानक वाली कहानियां और सूक्ष्म कथानक वाली कहानियां। विषय की दृष्टि से इस युग में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सैद्धांतिक और ऐतिहासिक कहानियां लिखी गईं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, सैद्धांतिक और ऐतिहासिक कहानियां लिखी गईं। इस युग की कहानियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है उनका शैलीगत वैविध्य। नवीनता की दृष्टि से नाटकीय शैली, जैसे यशपाल का उत्तराधिकारी, रंगे राघव, मृत्यु, ये कहानियां यशपाल की उत्तराधिकारी, रंगे राघव, मृत्यु। पत्रात्मक शैली में जैसे अज्ञेय का सिग्नल हर, ये अज्ञेय की है। डायरी शैली में इलाचंद्र जोशी की मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ, इलाचंद्र जोशी के मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ। प्रतीक शैली में जैनेन्द्र की पाजेब है और स्वगत शैली में जैनेन्द्र की क्यों हो। मतलब अलग अलग। नाटकीय शैली में यशपाल की उत्तराधिकारी, रंगे राघव, मृत्यु। पत्रात्मक शैली में अज्ञेय की सिग्नलर। डायरी शैली में इलाचंद्र जोशी की मेरी डायरी के नीरस पृष्ठ। प्रतीक शैली में जैनेन्द्र की पाजेब। स्वगत शैली में जैनेन्द्र की क्या हो तथा स्वप्न शैली में अज्ञेय की चिड़ियाघर विशेष स्थान आकर्षित करती हैं। इस युग के प्रमुख कहानीकार जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेंद्रनाथ आस्क, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, ये सब लोग थे इस युग के प्रमुख कहानीकार। जैनेन्द्र कुमार, सियाराम शरण गुप्त, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेंद्रनाथ आस्क, रांगे राघव, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय। जैनेन्द्र कुमार बुद्धिवादी लेखक हैं। इनकी कहानियों में व्यक्तिगत चरित्र एवं जीवन दर्शन का वैशिष्ट मिलता है। इनके पात्रों का चरित्र विश्लेषण मानसिक द्वंद्व एवं घात प्रतिघात से हुआ है। सियाराम शरण गुप्त आदर्शवादी कहानीकार है। ये पिछली परंपरा के अधिक निकट है। इनकी कहानियों का संग्रह मानसी, सियाराम शरण गुप्ता का है, मानसी नाम से प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय जो है वो मनोवैज्ञानिक कहानीकार है। अज्ञेय की प्रमुख कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। अज्ञेय फ्रायड के दर्शन से वो बहुत प्रभावित थे। फ्रायड के दर्शन से भी बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उनकी कहानियों में सेक्स संबंध, कुंठा और घुटन का मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषण मिलता है। घुटन का मनोविश्लेषण मिलता है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के प्रगतिशील लेखक हैं। वर्ग वैषम्य और आर्थिक वैषम्य उनकी कहानियों में मुख्य रूप से उभरे। भगवती चरण वर्मा ने अपनी कहानियों में मध्यवर्गीय जीवन को यथार्थवादी अभिव्यक्ति दी है।
इनकी कहानियों का धरातल अपेक्षाकृत वैविक्त एवं बौद्धिक है। अमृतलाल नागर यथार्थवादी कहानीकार है। ग्राम्य जीवन की नग्न और वास्तविक परिस्थितियां इनकी कहानियों में पाई जाती हैं। उनकी शैली व्यंग्यात्मक है। अस्क जी की कहानियों में निम्न वर्ग का यथार्थपरक चित्रण मिलता है। पलंग इनकी कहानियों का अच्छा संग्रह है। अमृतलाल नागर की पलंग। इन्होंने समस्या प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक कहानियां भी लिखी हैं। रंगे राघव जी हैं। रंगे राघव की कहानियां प्रगतिशील दृष्टिकोण से प्रभावित है। अमृत राय भी समाजवादी विचारधारा के कहानीकार हैं। एक सामली लड़की, कस्बे का एक दिन आदि इनकी श्रेष्ठ कहानियां अमृत राय की है। एक सामली लड़की, कस्बे का एक दिन आदि इनकी श्रेष्ठ कहानियां। स्वतंत्रता के बाद आधुनिक कहानी में एक युगांतर आया है। नई कहानी के प्रथम चरण में ग्राम कथाओं से भी ठहराव आ गया है। मनोवैज्ञानिक फार्मूलों अथवा नारेबाजी से भरा यथार्थवाद अब आकर्षण की वस्तु नहीं रह गया है। इसी समय ग्रामीण क्षेत्रों से आए लेखकों ने ताजगी से भरे ग्राम्य जीवन को नई शैली शिल्प में प्रस्तुत किया। उनकी कहानियां पहले ही कहानियों से भिन्न थीं। इन कथाकारों ने खंडित जीवन की विभिन्न समस्याओं को लेकर कहानी के क्षेत्र में शिल्प और विषय की दृष्टि से नए प्रयोग किए। युगीन परिस्थितियों ने कहानी के स्वरूप निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष अनेक समस्याएं उपस्थित हो गई। सब कुछ पुराना ध्वस्त हो रहा है और नई रूपरेखा प्रस्तुत हो रही है। सामाजिक जीवन और विचार दोनों ही क्षेत्रों में उत्क्रांति हो रही है। फलतः साहित्यकार के ऊपर नई जिम्मेदारियां आई हैं। प्रतिदिन स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है और इस नवीन सामाजिक संदर्भ से नई कहानी भी प्रभावित है। कहानीकारों के सामने भावबोध के नए स्तर, सौंदर्य बोध के नए आयाम और कल्पना के नए क्षितिज उद्घाटित हो रहे हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानियों में पिछले 20 वर्षों तक शहरी मध्यवर्गीय एवं निम्न मध्यवर्गीय जीवन का चित्र अंकित किया जा रहा है। बाद के कथाकारों का ध्यान ग्रामीण संदर्भों की ओर गया। गांव का जीवन तेजी से बदल रहा है। इस परिवर्तित जीवन धरातल का स्वरूप आंचलिक कथाओं में बड़े सजीव और यथार्थ रूप से उभरता रहा है। स्वतंत्रोत्तर काल में कहानी के अंतर्गत यांत्रिक जड़ता, व्यक्ति की कुंठा, मानसिक उलझन, संक्रमणकालीन मन स्थिति आदि का चित्रण हो रहा है। नई पीढ़ी के इन कथाकारों के प्रथम वर्ग में रेणु जी आते हैं, मार्कंडेय जी आते हैं, अमरकांत आते हैं, भारती निर्गुण, शैलेश मटियानी, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, शिवानी आदि प्रमुख हैं। दूसरे वर्ग के कहानीकारों में जैसे मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय, भीषम सहानी आदि के नाम उल्लेखनीय। इनकी कहानियों में नगर जीवन की जटिलताओं का विशेष अंकन हुआ है। इस युग की कहानियों में भोगे हुए जीवन को अभिव्यक्ति मिली है तथा संवेदना और सूक्ष्म निरीक्षण के सशक्त धरातल प्रकट हुए। शहर और गांव की भेदक रेखा छोटी हुई है। शब्द प्रयोग और शैली का तौर तरीका बदला है। बिंब और सांकेतिकता के नए संदर्भ दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक वेदना, तनाव और विवशता के चित्र अधिक उभारे गए। नई कहानी का नया आंदोलन जन्म ले रहा है और नए व पुराने के विवाद का दौर चल रहा है। आरंभ में कहानी का जो शिल्प स्वीकार किया गया था, उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। सठोत्तरी पीढ़ी के संधिकाल में राजकमल चौधरी, मुद्रा राक्षस, ज्ञान रंजन, डॉक्टर महेश्वर, कृष्णा सोबती, दूधनाथ सिंह, गिरिराज किशोर आदि के नाम इस संदर्भ में लिए जाते हैं। अनेक नए कहानीकार नई कहानी को विकसित करने की दिशा में सार्थक योगदान कर रहे हैं। इस प्रकार आज की हिंदी कहानी शिल्प और कथ्य दोनों दृष्टियों से विश्व की कहानियों के समक्ष आ गई। उसमें नई संवेदना को व्यक्त करने का शिल्प विकसित हो गया है
और अपनी अभिव्यंजना में वह परिपक्व हो उठी। तो ये तो कहानी की भूमिका थी। पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कहानियाँ हैं, उनका संक्षिप्त परिचय कराते हुए चलेंगे। पहली कहानी बलिदान है, वो बाद में देखी जाएगी।